हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 29 नवंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 20 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 ये जो एग्जाम था ये 29 नवंबर को तीसरे शिफ्ट के साथ समाप्त हो जाता है और इस वीडियो के साथ ही हम लोग उन सारे ही प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो पूछे गए थे आपके इस एग्जाम में। अब आगे बढ़ूं इस वीडियो में, उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। बल का मात्रक है, अर्ग है, बार है, डाइन है, पास्कल है। इन चार में से कौन सा एक बल का मात्रक है, फोर्स का यूनिट है? इसका आंसर आप दे कमेंट बॉक्स में। जिनका भी सही आंसर होगा वहां पर मैं हार्ट दे दूंगा उनके कमेंट में, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर यही है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 29 नवंबर को तीसरे शिफ्ट के अंदर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? निलंबन के संबंध में सही है। देखो, मिश्रण तीन प्रकार के होते हैं ना, विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो निलंबन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, जब भी आपसे निलंबन के बारे में सवाल पूछा जाए तो आपको याद करना है रेत और जल के मिक्सचर को। रेत और जल के मिक्सचर को आपको याद करना है। इस मिक्सचर को अपने माइंड में रखिए और उसके बाद ऑप्शंस पढ़िए आप। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। देखो, मिश्रण जो तीन प्रकार के होते हैं, मिश्रण जो तीन प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड और निलंबन, केवल और केवल विलयन, जिसे हम लोग वास्तविक विलयन भी बोलते हैं, वही समांगी मिश्रण होता है। बाकी के निलंबन और कोलाइड के दोनों ही विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। ए हमारा राइट आंसर है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पर देखो, रेत और जल का ये मिश्रण है, ये निलंबन है। निलंबन के गुणधर्म आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, निलंबन जो है वो टिंडल प्रभाव को दिखाता है। निलंबन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए दिखाता है। जब तक रेत के कण ऐसे लटके होते हैं तब तक टिंडल प्रभाव को ये मिक्सचर दिखाएगा, निलंबन दिखाएगा। जैसे ही ये रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे उसके बाद टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। तो टिंडल प्रभाव कौन सा मिश्रण दिखाता है? कोलाइड दिखाता है और निलंबन दिखाता है। निलंबन कुछ समय के लिए दिखाएगा, उसके बाद नहीं दिखाएगा। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया, रेत के कण नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। अगर नीचे जाकर ये बैठ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि निलंबन अस्थायी है ना। निलंबन जो है अनस्टेबल है, अस्थायी है। और छान करके हम इनके कणों को अलग आराम से कर सकते हैं, राइट। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। देखिए, इस वाले में क्या कहा गया है, ये निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। मार्ग दृष्टि गोचर जो हो जाता है उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव दिखता है जब तक कि रेत के कण ऐसे निलंबित रहेंगे जल में। जैसे ये रेत के कण आकर के ऐसे बैठ जाएंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, उसके बाद टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है, ये रुक जाएगा। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो गुणधर्म हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखो, दर्पण के केस में पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वक्रता केंद्र है वो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु रखी गई है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो वस्तु रखी गई है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के केस में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, यानी जो प्रतिबिंब दूरी आएगी वो ऋणात्मक होगी। यानी कि ये ए नहीं होगा आंसर और डी नहीं होगा आंसर। वस्तु को रखा गया है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वक्रता केंद्र से परे डाला गया है। वस्तु को वक्रता केंद्र से परे डाला गया है। ये हमारा पोल है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो ये मुख्य फोकस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
वक्रता केंद्र 40 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु को डाला गया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जब हम वस्तु को डालते हैं वक्रता केंद्र से परे, बोले तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तब प्रतिबिंब का निर्माण जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होता है। बोले तो प्रतिबिंब दूरी निकल करके आएगी, वो आएगी 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच में, जो कि हमें दे रखा है -30 सेंटीमीटर, है ना। दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए माइनस है। और प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगा, तो 30 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो मुख्य फोकस से भी पहले हो जाएगा ना, इसलिए सी भी आंसर हमारा नहीं होगा। ये तो मैंने आपको थियोरेटिकली समझा दिया। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं दर्पण सूत्र से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, इस पर सारे मान को रखिए और बनाइए। लेकिन यहाँ पर आप जब वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे। अब अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो मुख्य फोकस, जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक, तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, है ना, माइनस लगाएंगे। वक्रता त्रिज्या भी हम लोग माइनस में लेते हैं, इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और वस्तु दूरी हमेशा ही आपको ऋणात्मक लेनी है, वस्तु दूरी हमेशा ही आपको ऋणात्मक लेनी है ना, वस्तु दूरी आपको हमेशा ऋणात्मक लेनी है। तो यहाँ पर आप सारे ही मान को डालेंगे, 1/में -20 हो जाएगा। यहाँ पर हमें v चाहिए और यहाँ पर आप डालेंगे u का मान, u का मान आप डालेंगे कितना, 1/-60, 1/-60, तो ये हो जाएगा -1/20 बराबर 1/v, यहाँ पर 1 तो ये 1/v हो जाएगा 1/60 माइनस में 1/20। 60 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 20 तिहाई में 60 हो जाएगा, यानी कि -2/60 हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा। तो यहाँ से v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल करके आया। अगर आपको ये याद है कि कहाँ पर वस्तु रखी जाती है तो कहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और साइन कन्वेंशन आपका मस्त है, बढ़िया है, तो बिना पेन उठाए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, मिरर के ऊपर, लेंस के ऊपर, बिना पेन उठाए केवल थ्योरी से ही आप सॉल्व कर देंगे। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, है ना, पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। तो जो हार्मोन है और उनके कार्य, उनके बीच में सही मेल की पहचान करना है। तो पहला हार्मोन, पहला जो विकल्प है उसमें 3 हार्मोन दिया गया है, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। जिबरलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। जिबरलिन जो है स्टेम के लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, ये सही है। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब कोशिका और काइनिन का मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन में इस हार्मोन का रोल होता है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, सही है। एब्सिसिक एसिड को हम लोग बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ये वृद्धि को रोकता है, ये सही है। तो जो पहला विकल्प है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में इसका रोल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धि को रोकता है, तो डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, राइट। जिबरलिन वृद्धि को रोकता है, नहीं, ये वृद्धि करवाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका विभाजन वृद्धि करता है जिबरलिंस के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। पुंकेसर में पराग कण का निर्माण होता है और उसका जब स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र तक, देखो जो मादा जनन अंग होता है पुष्प का, उसके 3 भाग होते हैं ना, वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र जो कि इस टाइप का होता है वर्तिकाग्र, उसके बाद ये वर्तिका और ये अंडाशय, है ना, ये अंडाशय। तो इस वर्तिकाग्र तक जो पुंकेसर से परागकणों का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग परागकण कहते हैं, सॉरी उसे हम लोग परागण कहते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। अब ये परागण जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये परागण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक पुष्प है, उसमें स्टिग्मा भी है यानी कि वर्तिकाग्र भी है, और पोलेन भी बन रहा है, यानी कि उभयलिंगी पुष्प है, तो उसमें क्या है, स्टिग्मा भी है, वर्तिकाग्र भी है और पुंकेसर भी है, तो उसमें परागकण का भी निर्माण हो रहा है। तो एक ही फूल
के अंदर जो परागकण होता है ना, जो परागकण होता है उसका स्थानांतरण हो जाता है उसके ही वर्तिकाग्र पर। एक फूल है जिसमें परागकण का निर्माण हुआ और वो जो परागकण है उसका स्थानांतरण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर हो गया, एक ही फूल के अंदर, तो ये स्वपरागण होगा। अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट के दो अलग अलग फूल है, वहां पर अगर पॉलन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में जब परागकणों का स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र तक तो उसे हम लोग पर परागण बोलते हैं। तो यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम लोग स्वपरागण बोलेंगे। दूसरी ओर यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम लोग डैश कहते हैं, उसे हम लोग पर परागण बोलेंगे। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वपरागण। और यहां पर हो जाएगा पर परागण। राइट, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही पुष्प के अंदर अगर परागकणों का स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र तक तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर दो अलग अलग पुष्प है वहां पर परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो दो टाइप्स के होते हैं पॉलिनेशन। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जो मूत्र का निर्माण होता है क्यों होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, हमारे मूत्र से मेनली यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है। यूरिया जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है हमारे बॉडी के अंदर और इसमें नाइट्रोजन होता है, तो हम बोलते हैं कि यह नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो हम बोलते हैं कि नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। नाइट्रोजन इसमें होता है। यूरिया का फॉर्मूला भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, NH2CO NH2, ये यूरिया है। ये यूरिया है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 होता है, 60 ही होता है ना, कैलकुलेट करके ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन का 12 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 4 है, मुझे जहाँ तक याद है 60 होना चाहिए। 6 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 1 2 तो 4 और 2 6, हाँ 60 होता है। तो NH2CO NH2 ये यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक भार है, 60 होता है। या तो आप याद रखिए या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मूत्र निर्माण मेनली होता है रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम जो है हमारी किडनी में होता है। हमारे ब्लड में जो ये यूरिया होता है या इसके अलावा और दूसरे प्रकार के जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ होते हैं या फिर एक्सेस वाटर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसे रिमूव किया जाता है मूत्र के जरिए, उसे बाहर निकाला जाता है मूत्र के जरिए। और ये मूत्र का निर्माण जो है हमारे किडनी में होता है ना, हमारी किडनी में होता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम जो है हमारी किडनी के द्वारा किया जाता है मूत्र निर्माण के जरिए। मान लीजिए किसी के अंदर किडनी काम करना बंद कर देती है, किडनी फेल हो जाती है, वैसे केस में डायलिसिस करवाया जाता है ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से प्यूरिफाई करने के लिए। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गति के संबंध में सही है, बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है। यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल ही गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यही कारण है कि जो खाना गर्मा गर्म होता है उसकी खुशबू जो है दूर तक जाती है। जब खाना गर्म होता है तब उसकी खुशबू दूर तक जाती है, क्योंकि गर्म खाने से जो गैस निकलती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, गर्म खाने से जो गैस निकलती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो गैस के जो कण होते हैं वो तेज़ी से भागते हैं और तेज़ी से आपके नाकों तक पहुँच जाते हैं। वही अगर खाना मान लीजिए कि ठंडा है, वैसे केस में आपको जो है वो खाने की जो खुशबू है, सुगंध है, वो आप तक नहीं पहुँचती है। तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ये तो गलत हो जाएगा। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप ये नहीं बोलना कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
कणों की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के जो कण होते हैं ना उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? संतृप्त कार्बन यौगिक हम लोग बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ना, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो एल्कीन, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये इथाइलिन है, इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल में ना दो टाइप की कठोरता होती है। जल में दो टाइप की कठोरता होती है, एक अस्थायी, दूसरा अस्थायी। तो जो अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए सिंपली हम लोग जल को उबाल देते हैं। लेकिन अगर कठोरता अस्थायी है तो वैसे केस में धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.NH2। ये धावन सोडा है, ये है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। यानी वास्तव में जब सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लगता है। ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक रूप से जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखता रहता है, जिसे हम लोग विलंबित सूर्यास्त बोलते हैं। ये भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रतिबिंब का बनना ये होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो ये दोनों ही ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही कट जाएंगे। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष के निर्माण में ना 3 घटनाएं होती है। 3 घटनाएं होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अपवर्तन होता है, उसके बाद विक्षेपण होता है, उसके बाद होता है आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन, ये 3 घटनाएं जब एक साथ घटित होती है तब जाकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ए हमारा राइट आंसर होगा। 2 वृत्ताकार कुंडलियां हैं ए और बी, जिनकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यानी कि एक समान है। उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मीन्स जो कुंडली है, दोनों की कुंडली जो है ना, ऐसे कुंडली है, 2 कुंडलियां हैं इस प्रकार से, दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो एक समान है और दोनों से समान धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी फेरों की संख्या अलग अलग है ना, फेरों की संख्या अलग अलग है। जैसे ए है, इसमें कई सारे फेरे हैं इस प्रकार से। बी में कई सारे फेरे हैं, आपको दिया गया है कि इसमें जो फेरों की संख्या है वो है 50 ए में, और बी में फेरों की संख्या, ए में फेरों की संख्या 50 और बी में फेरों की संख्या 100 है। दोनों की त्रिज्या एक समान है, धारा दोनों में समान प्रवाहित हो रही है। तो फेरों की संख्या जो है यहाँ पर 50 और 100 दी गई है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के समानुपाती होता है। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र जो है अनुपाती होता है फेरों की संख्या का। तो जिसमें फेरों की संख्या अधिक, वो ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है पैदा करेगा। तो यहाँ पर देख लो जो कुंडली बी है उसमें फेरों की संख्या 100 है, इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र ए बनेगा ए के द्वारा, कुंडली ए के द्वारा, वो डबल होगा, माफ करिएगा, कुंडली बी के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो डबल होगा कुंडली ए के द्वारा जो बनेगा उससे, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या डबल है ना, इसीलिए। तो बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के।
यहाँ पर जो m है वो क्या है, वो है द्रव्यमान, और जो v है वो है चाल। पिंड का द्रव्यमान और यहाँ पर वेग का वर्ग, यहाँ पर देखो जो v है चाल है, वेग भी आप बोल सकते हो, 1 और 2, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है? सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पादपों में। पादपों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है कौन? ये पैरेन्काइमा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पैरेन्काइमा। मानवों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। है ना, कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे अंदर सबसे अधिक जो ऊतक पाया जाता है वो है संयोजी ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं ना, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है, और पादपों के अंदर सबसे अधिक जो ऊतक पाया जाता है वो है पैरेन्काइमा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्रायः हमें एक अवक्षेप भी प्राप्त होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रायः अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया जो बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह है BaCl2 और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया। तो ये बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट का एक अघुलनशील ठोस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये दोनों जलीय विलयन है, ठीक है, ये दोनों जो है जलीय विलयन। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, और उस जलीय विलयन में बेरियम सल्फेट का जो है उजले रंग का हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो आयन्स बनते हैं इस वाले अभिकारक से वो है Ba2+ और Cl-। यहाँ पर आपको मिल जाएगा Na+ और SO4 2-, राइट। तो ये कैटाइन और ये एनाइन, इनके बीच अभिक्रिया होती है, ये जो है आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है, और ये दोनों आपस में जब कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ कंबाइन कर गया और इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ कंबाइन कर गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। डी हमारा राइट आंसर हो जाए। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डैश हो जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि वोल्टता जो है स्थिर रहेगी। तो ओम का नियम हमें ये कहता है कि V/I बराबर R होता है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सवाल में बोल रखा है स्थिर है, कांस्टेंट यानी कि नियत है, स्थिर है। तो यहाँ पर देखो जो विद्युत धारा है और जो प्रतिरोध है उसके बीच में उल्टा रिलेशन आपको मिल रहा है ना। तो जिस दर से आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे उसी दर से विद्युत धारा कम हो जाएगी। तो 3 गुना प्रतिरोध को बढ़ाया जा रहा है, यानी जो विद्युत धारा है उसी दर से, यानी कि 1/3 पहले की हो जाएगी। ए हमारा राइट आंसर। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 सेंटीमीटर से घटाकर 20 सेंटीमीटर कर देती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण जो है ऋणात्मक यहाँ पर होने वाला है क्योंकि स्पीड घट रही है। तो जब भी स्पीड घटे या फिर वेग घटे तो समझ जाना त्वरण ऋणात्मक है, क्योंकि एक ही विकल्प में दिया गया है, वो है ए। इन सारे में देखो धनात्मक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फॉर्मूला से आप बना सकते हो A बराबर V - U/T। V है अंतिम वेग जो कि आपको दिया गया है 20,
u है प्रारंभिक वेग जो कि आपको दिया गया है 40 और समय आपको दिया गया है 5 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर -20/5 हो जाएगा यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इन सारे में द्विविखंडन होता है, लेकिन द्विविखंडन अलग अलग प्रकार से होता है। अमीबा के अंदर कोई प्लेन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जो ये यूग्लिना है तो ये ऐसे विभाजित करता है इस प्लेन में, है ना। ये मान लीजिए कि एक राइट साइड में तो दूसरा लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से विभाजित यूग्लिना होता है। होता द्विविखंडन ही है लेकिन इस प्रकार से विखंडन होता है। तो इस प्रकार के द्विविखंडन को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, है ना, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। जबकि पैरामीशियम में देखो ऐसे विभाजन होता है, ऐसे विभाजन होता है, इस प्लेन में होता है, इस वाले में इस प्लेन में, इस वाले में इस प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दो अमीबा दो पैरामीशियम बन जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन यानी कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन, राइट, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। और ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य, है ना, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। जबकि अमीबा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कभी इस प्लेन में, कभी इस प्लेन में, कभी इस प्लेन में, किसी भी तरीके से हो सकता है। इर्रेगुलर बोलते हैं, अनियमित द्विविखंडन होता है इसमें। कोई भी तल, अनेक तल में कोई भी तल हो सकता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूग्लिना के केस में ध्यान रखिएगा अनुदैर्ध्य है, और पैरामीशियम के केस में याद रखिएगा अनुप्रस्थ है। SER का पूर्ण रूप क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों ही टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को शॉर्ट में SER बोलते हैं, और दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में RER बोलते हैं। इसको हम लोग रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए ये खुरदरे दिखते हैं ना, देखो ना आपको खुरदरी खुरदरी दिखाई दे रही है ना राइबोसोम के कारण। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण में इसका योगदान होता है, तो लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, इसको बोलेंगे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है? तो जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो, आणविक द्रव्यमान निकालते हो, वैसे ही आपको निकालना है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 58.5। डी हमारा राइट आंसर। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? आपको जी का मान दिया गया है। देखो यहाँ पर जी का मान जो है 6 इंटू 10⁻11 दिया गया है, लेकिन आप जो है ये पूरा याद रखें ऐसे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 केजी हो जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान आपको दिया गया है, स्मॉल m में लिख लेता हूँ, 8 गुने में 10⁻22 किलोग्राम। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो दिया गया है 4 गुने 10⁻8 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी पर हम सारे मान को डाल देंगे। यहाँ पर 6 दिया गया है तो मैं केवल 6 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप ये याद रखेंगे पूरा 6 इंटू 10⁻11 m1 पृथ्वी का द्रव्यमान मान लो आप, तो 6 गुने में 10⁻24 हो जाएगा। m2 चंद्रमा का द्रव्यमान 8 गुने में 10⁻22 हो जाएगा, बट्टे में आर स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और गुने में ये 10 पे पावर जो है 16 हो जाएगा। अब इन सारे को सॉल्व करना है, इन सारे को सॉल्व करना है, तो ये 8
दूनी में 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। 18 गुने में ये -11 है, ये 22 है, तो यहाँ पर बच जाएगा 11, 10 पे पावर 11, तो 10 पे पावर हो जाएगा, तो 10 पे पावर हो जाएगा 35, राइट। और बट्टे में 10 पे पावर 16 है, तो ये हो जाएगा 18 गुने में 16 दूने में 32 और 3 35, यानी कि 10 पे पावर 19। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 पावर न्यूटन। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, यह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। माफ करिएगा, जिप्सम नहीं, इसे हम लोग POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं तो जिप्सम बनता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें POP प्राप्त होता है। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें POP प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, राइट। इसमें हम पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बनेगा, जिप्सम को गर्म करेंगे 373 केल्विन पर तो ये POP मिल जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। तो इसी वीडियो के साथ इस एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उन सारे को हम लोगों ने कवर कर लिया है। सारे वीडियो का PDF आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो सवाल आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था उसका आंसर आप लोग जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।